हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 15 टी वाई बैफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमिस्टर 6 फॉर मार्च 2015 एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। ऑलरेडी 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसके अंदर हम लोग ने अप्रैल एंड सितंबर 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन देखा था। अब उसी को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो हम लोग ने इस वीडियो में डाल दिए हैं लेक्चर नंबर 15 में। इसीलिए यहाँ पे दिया है फॉर मार्च 2025 एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कि ऐसा आ सकता है ऑल इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लोग को लगा है हम लोग ने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। अगर आपको लगता है कोई एडजस्टमेंट छूट चुका है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको हम लोग एक नई वीडियो बना के उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि एसेसेबल वैल्यू और कस्टम ड्यूटी पेएबल कैसे निकालना है। ऑलरेडी मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डाले हैं यहाँ पे, जैसे कि एसेसेबल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एफओबी क्या होता है, फिर वो अलाउंस मिलता है आपको, ज्वेलरी अलाउंसेज है, रेसिडेंट ट्रांसफ़र अलाउंस है, सबका थ्योरेटिकल पार्ट एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक बार अगर आप सुनेंगे तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, बाय हार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप वो क्वेश्चंस रेफ़र करके आएंगे थ्योरेटिकल तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई जितना भी इसमें पोर्शन कंप्लीट करेंगे उसका थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है कंप्यूट द टोटल कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेएबल अंडर द कस्टम लॉ ऑफ द इम्पोर्टेड मशीन बाय अकबर एंड कंपनी। अकबर एंड कंपनी करके कोई बंदा है, कंपनी है जिसने एक मशीन इंपोर्ट किया। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द वेसल कैरिंग द गुड्स रीचेज द कोचीन पोर्ट फर्स्ट एंड फ्रॉम द देयर गुड्स आर ट्रांसशिप्ड टू मुंबई पोर्ट। देखो पहला एडजस्टमेंट आ गया ट्रांसशिपमेंट का, ठीक है। पहला ये जो केस है ये वेसल का है। वेसल मतलब पानी का जहाज, ठीक है, नाव का केस है। ये एयर का केस रहता तो उसमें थोड़ा सा अपने को याद रखना पड़ता, ये वेसल का केस है। तो यहाँ पे पहले गुड्स कोचीन पोर्ट पहुँचा, फिर वहाँ से कोचीन से ट्रांसशिप्ड हुआ मुंबई पोर्ट पे, मतलब आना था मुंबई में लेकिन पहले कोचीन गया और ट्रांसशिप करके मुंबई पोर्ट गया। तो याद रखना जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है वो एट द इम्पोर्टेशन प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन तक ही होता है। ट्रांसशिप्ट जो होगा उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो ये ट्रांसशिप्ट का मतलब होता है कि आपका डायरेक्टली माल जिस पोर्ट पे मंगाया था वहाँ नहीं गया, कोई और पोर्ट पे गया, वहाँ से फिर यहाँ पे पोर्ट पे आया। तो एक्चुअल में इसको लेते नहीं है लेकिन वो हम लोग जब एडजस्टमेंट आएगा तब देखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ दिया, कुछ 11 एडजस्टमेंट है, हम लोग ने पूरा का पूरा इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये 11 पॉइंट है। पहला दिया प्राइस ऑफ मशीन, इसके अंदर 3 प्राइस दिया है। पहला दिया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ अकबर एंड कंपनी और जहाँ से भी ये इंपोर्ट कर रहा है $9,000 में, फिर बीच में प्राइस चेंज होकर $11,000 हो गया। फिर नेगोशिएट किया कि भाई 11 नहीं $10,000 रहेगा। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज्ड प्राइस और नेगोशिएटेड प्राइस रहेगा तो हमेशा नेगोशिएटेड प्राइस लेने का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने 9,000 का बनाया फिर बोलते 11,000 होगा, लेकिन फिर बाद में बार्गेन किया भाई ऐसा कैसा, तो थोड़ा सा झगड़ा हो गया और उन लोग ने नेगोशिएट करके $10,000 पे गया। तो हमेशा नेगोशिएटेड प्राइस ही लेने का, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग प्राइस बन जाएगा $10,000, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारी एसेसरी कंपलसरी सप्लाइड वर्थ $2,000 एसेसरीज प्राइस इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ मशीन। ऑलरेडी ये प्राइस में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेटेड है तो हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10,000 में आपको सिर्फ ये नाम लिखना है और डैश मारना, क्योंकि ऑलरेडी 2,000 इंक्लूडेड है। फिर दूसरा देखो डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग चार्जेस डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूएसए से वो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग चार्जेस पेड किया। तो यस ये चार्जेस भी आपका क्या होगा 10,000 में इंक्लूड होगा। अब ये क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले आप पार्टी का नाम लिख लेंगे, फिर आपको क्या निकालना है वो लिख लेंगे, फिर पर्टिकुलर अमाउंट करके आपको लिखना है। फिर मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट याद रखने, एक्स फैक्ट्री प्राइस, फ्री अलॉन्ग साइड, फिर आपका एफओबी आता है और एफओबी के बाद सीआईएफ आता है। बताया था
ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी आपको ये कस्टम वाला करोगे। ये 4 पॉइंट। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब क्या होता है कि जब आप यूएस से माल मंगा रहे हो तो यूएस की फैक्ट्री से जो माल निकला, फैक्ट्री होगी उनका, एक फैक्ट्री एक बिल्डिंग होगी, वहाँ से माल जब बिल्डिंग के गेट पे पहुँचा तो कितना प्राइस था, तो एक्स फैक्ट्री प्राइस वो बोलते हैं। जब फैक्ट्री के गेट पे आपका माल खड़ा है तो वहाँ से आप उसका लोकल टैक्स भरोगे और लोकल फ्रेट भरोगे, लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो वो सब दोनों भरने के बाद वो हो जाता है फ्री अलॉन्ग साइड। मतलब अब ये माल फ्री हो गया, आपने फैक्ट्री के गेट पे माल रखा, वहाँ पे जो भी लोकली जो टैक्स था वो पे किया और वहाँ से जो भी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस थे वो पे किया, तो अब ये गुड्स फ्री हो गया, अलॉन्ग साइड हो गया। अब इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे ही फ्री अलॉन्ग साइड आएगा आपको इसके ऊपर, ठीक है, जैसे एक्स फैक्ट्री आया, फिर लोकल टैक्स आपने भरा, फ्री अलॉन्ग साइड हो गया। फिर आपको ये सब लेके किधर जाना पड़ेगा, या तो एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा या तो पोर्ट पे जाना पड़ेगा। उस टाइम पे जो वैल्यू क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड एफओबी। आ रही बात समझ में, यस और नो? तो एफओबी आ जाता है। तो एफओबी मतलब एयरपोर्ट पे खड़ा हो जाना, एफओबी मतलब आप प्लेन के लिए खड़े हो जाना, एयरपोर्ट के यहाँ पे खड़े हो जाना है या पोर्ट के पास खड़े हो जाना, उसको बोलते हैं। तो उससे पोर्ट पे जब कब खड़े होएगा, जब आप उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी और जो भी उसका इंश्योरेंस है वो भर दोगे तो मतलब अब वो शिप में जाने के लिए रेडी हो गया, प्लेन में जाने के लिए रेडी हो गया, उसको बोलते हैं एफओबी। जैसे ही वो प्लेन में चढ़ेगा आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि इंश्योरेंस भरना पड़ेगा और फ्रेट भरना पड़ेगा। ये फ्रेट ये लोकल फ्रेट से अलग है, ये यूएस में ही भरते हैं, और ये जो फ्रेट है यूएस से इंडिया तक का रहेगा। तो जैसे ही आप एफओबी में इंश्योरेंस और फ्रेट भरेंगे आपको सीआईएफ वैल्यू आएगा, दैट इज़ द एसेसेबल वैल्यू। तो आप ये 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको ये याद नहीं आता है तो आप ये जो 11 पॉइंट है इनको एक एक करके लिखो। बस ये याद रखना है, एफओबी निकालना है फिर सीआईएफ निकालना है। अगर ये दो याद भी नहीं रहता है तो इट्स ओके। तो लेकिन एफओबी निकालो, जो अमाउंट जो आइटम लगता है कि आएगा लिख के अमाउंट लिखो, नहीं आएगा तो लिख के डैश मारो। इतना तो कर सकते हो ना। तो अब हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहला पार्ट क्या है, पहला क्या है प्राइस। तो प्राइस अभी डिसाइड किया 10,000, तो देखा पहले प्राइस हम लोग ने लिख दिया $10,000। अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं दूसरा, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूएसए। यूएसए में ये डेवलपमेंट इंजीनियरिंग डिज़ाइन चार्जेस पे किया। क्या ये प्राइस फैक्ट्री के प्राइस में इंक्लूड होगा? येस। जब तक आप डिज़ाइन नहीं करोगे, इंजीनियर नहीं करोगे, डेवलपमेंट नहीं करोगे तो मशीन कैसे बनेगा? तो येस, इट इज़ द पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू। तो इसका भी अमाउंट लेंगे और लिख देंगे $500। ठीक है। फिर दूसरा है कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर एट 2% ऑफ द प्राइस पेड इन रुपीज़। ये रुपीज़ में पे किया है। तो ये क्या है, कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के लोकल एजेंट को आपने पे किया। तो ये कमीशन कब आएगा? जब ये माल फैक्ट्री से निकल जाएगा तब आएगा ना। तो अभी एज ऑफ नाउ इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, और वैसे भी ये 2% अमाउंट दिया नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या दिया, लाइसेंस फी द बायर वॉज रिक्वायर्ड टू पे इन यूएसए। यूएसए के अंदर ये पे करना ज़रूरी था, क्योंकि लाइसेंस होगा तभी तो वो आप मशीन यूज़ कर पाएंगे। तो लाइसेंस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एफओबी। तो ये देखो लाइसेंस आ गया $400। तो ये देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, मैंने बता दिया था, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरा पार्ट क्या है, एक मिनट, हम लोग ने जो जो किया है उसके ऊपर हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहला हम लोग ने किया था, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, नहीं ये नहीं किया अभी तक, ये कर लिया ये। अब बाइंग कमीशन। तो बाइंग कमीशन मैंने बोला था कि बाइंग कमीशन अगर आया, ये कमीशन आएगा, बाइंग कमीशन नहीं आता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था कि बाइंग कमीशन अगर इंपोर्टर पे करता है तो ये वाला आप इंक्लूड नहीं करने का, एसेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। तो ये बाइंग कमीशन आपको याद रखना है। बाइंग कमीशन का मतलब होता है कि जो इंपोर्टर है इंडिया में बैठने वाला, वो बाइंग कमीशन पे कर रहा है, तो वो इंडिया में पे कर रहा है, बराबर है। तो इंडिया में पे कर रहा है तो वो आपके पोर्ट या एयरपोर्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। तो बाइंग कमीशन आएगा तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना है, हम लोग ने यहाँ पे इसको नोट में दिखाया, आप चाहे नोट में दिखाओ या यहाँ पे भी आप लिख के डैश मार सकते हो। ठीक है।
नेक्स्ट क्या दिया है, तो बैंक कमीशन नहीं आएगा, ठीक है। अभी तक ये वाले कमीशन को हम लोग ने इंक्लूड नहीं किया, ये आएगा, लोकल वाला आएगा। फिर देखो मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड इन यूएसए बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट बायर ने यूएसए में मटेरियल सप्लाई किया, क्या वो पार्ट बनेगा? यस बनेगा। क्यों? चाहे फ्री में भेजा हो, चाहे फ्री में भेजा हो, लेकिन वो मटेरियल एंड कंपोनेंट के बगैर वो मशीन बनती नहीं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा है, तो ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन ये कितने में दिया है? 20,000 में दिया है, रुपीज़ में दिया है, और ये सब क्या है, ये डॉलर में है, तो उसको डॉलर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे बाद में। इसको मैं कर देता हूँ येलो से, लेकिन ये पार्ट ऑफ द एसेसेबल वैल्यू है, ठीक है, ये वाला। फिर देखो ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया है फ्रॉम कोचिन शिपमेंट टू मुंबई पोर्ट, कोचिन पोर्ट टू मुंबई पोर्ट, ये आ जाता है, मैंने बताया था, ये ट्रांसशिप्ट है। ट्रांसशिप्ट का मुंबई मतलब कोई भी खर्चा अगर दिखा तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। ट्रांसशिप्ट का मतलब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ट्रांसशिप्ट चार्जेस जो होगा देखो यहाँ पे दिया है, लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। देखो ये टू वर्ड याद रखो, जहाँ पे आपने प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का लोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस पे किया वहाँ तक ही वो इंक्लूडेड होगा एवी में, एसेसेबल वैल्यू में। और आपने क्या किया, पहले कोचिन पे गया, फिर वो मुंबई पोर्ट पे गया, तो ये इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है मतलब ये लोकल हो रहा है, लोकल हो रहा है तो ये लोकल नहीं आएगा। हम लोग को कहाँ तक देखना है, जैसे ही वो यूएसए से निकला इंडिया में आया, तो इंडिया के शोर को जैसे ही उसने टच किया ना, समुद्र को जैसे टच किया ना, तो वहाँ तक का खर्चा लेना है। इंडिया में आने के बाद वो दूसरे पोर्ट पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पोर्ट पे जा रहा है, वो नहीं लेने का। जब वो इंडिया के चौपाटी को टच किया ना, तो समझ जाना वहाँ तक का ही खर्चा लेना है। फिर वो एक चौपाटी से दूसरे चौपाटी जाएगा तो वो नहीं लेना है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे 25,000 को। तो ये देखो ये वाला है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये टू वर्ड याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा है इसको, ये वाला पार्ट, ये तो ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, तो ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्लेस टू एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, तो यहाँ पे देखो क्या वर्ड बोला था, टू द, टू वर्ड याद रखने का। अब एट और टू में क्या फ़र्क होता है, एट और टू में क्या फ़र्क होता है? एट का मतलब होता है वहाँ पे जहाँ पे आपने इंपोर्ट किया, टू मतलब वहाँ तक, टू मतलब वहाँ तक। जैसे अब अमेरिका से गुड्स निकला, ये वर्डिंग याद रखो, हाँ, यूएसए से माल गया इंडिया के अंदर, बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग चार्जेस होगा यहाँ तक, तो टू इंडिया, इंडिया तक, यहाँ तक का लेना है। एट द प्लेस, एक बार ये यहाँ पे अनलोड हो गया, एक बार ये माल यहाँ पे पहुँच गया, अब वहाँ से उस प्लेस के अंदर जो भी खर्चा आएगा वो नहीं लेने का। तो ये एट वर्ड याद रखने का, एट वर्ड आया तो ये नहीं लेना है, टू वर्ड आएगा तो लेना पड़ेगा, टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। इसलिए देखो यहाँ पे मेंशन किया है, टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इंक्लूडेड इन द एवी। अब बोलेंगे फिर सर ये दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था? तो दूसरा वाला ये जो था, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम कोचिन शिपमेंट टू मुंबई। देखो ना, ये इंडिया के अंदर ही हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, तो ये नहीं लेंगे। यूएसए से इंडिया तक का जो रहेगा वो लेंगे, तो टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन आएगा तो लेने का। ये तो 35,000 है, ये भी हम लोग ने इसको एक्सक्लूड किया। तो ये कहाँ पे लिखेंगे आप, चाहिए तो नीचे लिख दो। हम लोग ने इसको अलग तरीके से बताया, हम लोग ने इसको CIF के बाद किया है। क्यों CIF के बाद लिया है? क्योंकि ये वाली चीज़ है ना, माल एक बार आने के बाद हुआ है, तो CIF एसेसेबल वैल्यू होने के बाद का है, इसलिए इसको एंड में लिखा है। तो इसलिए एंड में लिख के इसको ज़ीरो करना है। तो लॉजिक समझो, देखो कहाँ पे लिख रहे हैं आप, कौन सी चीज़ें FOB के नीचे लिखनी है, कौन सी चीज़ें CIF के नीचे लिखनी है, वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखो फ्रेट चार्जेस फ्रॉम USA, ये आएगा क्योंकि USA से माल आया तो इंडिया तक आएगा, तो वो लेना पड़ेगा। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट एसर्टेनेबल, $1,000 है फ्रेट, तो ये फ्रेट कब ऐड होता है? तो ये CIF के, ये सॉरी FOB के बाद ऐड होता है।
तो एफओबी के बाद आपको दो चीज़ ऐड करनी पड़ती है, एक फ्रेट ऐड करना पड़ता है और दूसरा इंश्योरेंस ऐड करना पड़ता है। फ्रेट में याद रखना, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग टू इंडिया, इंडिया तक का लेना है। अगर ये एयर फ्रेट होता तो उसमें 20% का मैक्सिमम लिमिट होता एयर फ्रेट, बट इन केस ऑफ अदर जो एक्चुअल है वो, तो एक्चुअल कितना है, $1000 है, तो $1000 को हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। और दूसरा एक्चुअल इंश्योरेंस नॉट गिवन, तो हमेशा याद रखना 1.125% ऑफ कस्टम एफओबी, जो भी एफओबी वैल्यू आएगा उसका 1.125% निकाल देने का। समझ में आया? तो देखो ये पूरा का पूरा हम लोग ने कॉपी कर लिया। ओके अब ये जो कमीशन है, ये कमीशन पेएबल, ये हम लोग ने अभी तक नहीं लिखा, तो ये कहाँ पे लिखना पड़ेगा? कमीशन पेएबल कर रहे हैं लोकल एजेंट को, तो लोकल एजेंट को पे कर रहे हैं तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो ये माल फैक्ट्री में आ गया, फैक्ट्री से तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे लोकल टैक्स और फ्रेट भरते, तो बचा क्या? बचा क्या? एफओबी आ जाएगा। एफओबी के बाद ये सॉरी फ्री अलॉन्ग साइड जैसे ही आएगा तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कमीशन 2% ऑफ प्राइस पेड इन रुपीज़। ठीक है, अब मैंने वही बोला है कि अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आते हैं तो इसको स्किप कर देना, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको जो लगता है एफओबी। लेकिन ये दो, एक ये एफओबी ब्लू में और ये सीआईएफ, ये लिखना कंपलसरी है। तो एफओबी से पहले पहले जो भी रहेगा वो ऐड करो, जो नहीं होगा तो लिख के डैश मारना या तो नीचे लिख देना, जैसे बाइंग कमीशन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको टोटल करेंगे, तो पहले कमीशन निकाल लेते, 2% ऑफ द प्राइस पेड इन रुपीज़, तो ये रुपीज़ में बोला है। ठीक है, तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं भी किया तो आप कितना प्राइस पे कर रहे हो? 10,000, 10,000 का कितना है ये? 2% कितना होता है? $200। बाद में रुपये में कन्वर्ट कर दो सब एक साथ ऐड करके, तो ये पूरा का पूरा ऐड होएगा। तो ये सब ऐड हम लोग ने यहाँ पे किया, इसका टोटल आया 11,000। सॉरी, ये मटेरियल सप्लाइड किया था, ये रुपीज़ में किया था, देखो किया था 20,000। अब इसको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट किया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ इसको यहाँ पे लिख देते $100। $100 कैसे आया था ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये $11,000 है, 11,000 में से $200 ऐड करेंगे तो एफओबी कितना आ गया? 11,200 आ गया। ठीक है, अब ये $11,200 आ गया। अब इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे। रुपये में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ये चीज़ें दी है, देखो डेट ऑफ एंट्री ये है, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ये है। तो जब आप डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक्सचेंज रेट हमेशा बिल ऑफ एंट्री का लेने का, और 3 जन का दिया होगा, सीबीआईसी का दिया होगा, आरबीआई का दिया होगा, फॉरेन एक्सचेंज डीलर का दिया होगा, हमेशा सीबीआईसी का लेने का, हमेशा सीबीआईसी का लेने का, और डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री लेने का बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट बिल ऑफ एंट्री पे सीबीआईसी का रेट कितना चल रहा है? 75। आ रही बात समझ में? तो 75 से इसको मल्टीप्लाई कर देने का। देखो यहाँ पे टोटल इन रुपीज़ है $75 पर सीबीआईसी, 8,40,000 आएगा। अब ये जो मटेरियल सप्लाई हुआ ना, $100, ये कैसे आया? आपका कितना है ये? 20,000 है। अगर इसको आप रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 75, 260, वेट 75 फ्री ऑफ कॉस्ट, 75 से डिवाइड करेंगे तो ये 266 आएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, वो दूसरा क्वेश्चन कहीं से कॉपी किया तो वो गलत चला गया, 266.67 इतना होगा। तो ये वाला आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 10,000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 266.67, 11,166 111,66.67। ठीक है, अब इसमें 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 111,667 प्लस 200, 111, सॉरी गड़बड़ हो गया,
11,167, ये बड़े ध्यान से करने का, दिस प्लस 200, 1366.67, ठीक है। अब इसको 75 में कन्वर्ट करो इंटू 113667.67 इंटू 75, ये आएगा 8,52,500, राउंड फिगर कर लेने का, ठीक है। अब ये देखो सी फ्रेट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये वाला कैसे हम लोग ने किया, कैसे किया, क्योंकि ये कितना है 20,000 रुपीज़ था, 75 में उसको कन्वर्ट किया इन ऑर्डर टू मेक इट इन डॉलर। और अगर वो नहीं कर पाते आप तो ये पूरा का पूरा ऐड करके 200 ऐड किया तो 11,200 आया था ना, फिर उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते। तो और दूसरा तरीका आपको मैं बता देता हूँ कैसा, जैसे हम लोग का आया था $11,200 आया था कि नहीं आया था। अब उसमें ये 100 था, इसका मतलब वो कितना होएगा 111 इतना होगा। अब आप अगर 11,100 को 75 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 8,32,500 आता कि नहीं आता। और फिर वो 20,000 कैश में था, तो 20,000 अगर आप उसमें ऐड करते तो कितना आता, दिस प्लस दिस, ये देखो सेम आया कि नहीं आया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, 8,52,500। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो FOB जैसे आ गया ना तो आपका काम आसान हो जाता है। FOB के बाद आपको सिर्फ दो ही चीज़ ऐड करनी है, एक फ्रेट ऐड करना पड़ता है, देखो रेड से हाईलाइट करता हूँ, और दूसरा इंश्योरेंस। फ्रेट में, एयर फ्रेट में याद रखने का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इंश्योरेंस अगर नहीं दिया होगा तो 1.125% लेने का FOB का। तो यहाँ पे सी फ्रेट है, सी फ्रेट में कोई भी लिमिट नहीं है, जितना आएगा तो 1,000 था, 1,000 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75,000। और इंश्योरेंस दिया नहीं है तो 1.125% निकालने का, किसका ये निकालने का। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, एक मिनट, हाँ ये बराबर है उसका 1.125%, तो 9,591। अब यही तीनों अमाउंट को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं CIF वैल्यू, ठीक है। CIF वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू इतना लेने का 9,37,091। अब देखो इसमें ये था ना, ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया था, सॉरी ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये ज़ीरो लेने का। अब बोलेंगे सर ये इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, आने के बाद है ना, तो आने के बाद है तो इधर लिखो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है इधर लिखने का तो आप इधर नोट में लिख दो, ये Ctrl+C करने का, इधर पे आप लिख देने का ऐसा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और यहाँ पे लिख देने का नॉट पार्ट ऑफ AV, एसेसेबल वैल्यू। ये भी कर सकते हो आप, दोनों में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका CIF वैल्यू आ गया। एक बार CIF वैल्यू आ गया, फिर ये आपका लोडिंग अनलोडिंग, ये आपका ये CIF वैल्यू मतलब एसेसेबल वैल्यू, मतलब कस्टम वाले एसेस करेंगे कि ये वैल्यू आया है। ये एक बार वैल्यू आया मतलब आप इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आ गए और वहीं पे आपका हैंडलिंग और अनलोडिंग हो रहा है। ये एट द है, देखो एट द, टू नहीं है, एट द रहेगा तो नहीं लेने का, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू। टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन रहेगा तो ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। समझ में आया। तो ये CIF वैल्यू आपका आ गया और नॉर्मल आपका इतना ही रहेगा। तो दिस इज़ द मेन आंसर। आपको क्या निकालना था, एसेसेबल वैल्यू निकालनी थी। अब कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए रेट देखना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए रेट, पहला हम लोग का बेसिक कस्टम ड्यूटी आएगा। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना लिया, 11%, पहले देख लो। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 12 भी है और 11 भी है। तो कैसे याद रखने का, रेट जो है एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री का लेने का, एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री का। लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट क्या होना, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री विंडो, इन दोनों में से जो भी लेटर ऑन है, बाद में जो आया है, बाद की जो डेट है वो लेने का। तो ये 20 जनवरी है, 25 मार्च है, दोनों में बाद में कौन सा है, तो ये वाला 25 मार्च है। तो 25 मार्च को कितना है, 11% है, तो 11% लिया है। तो 9,37,091 का 11%, तो 11% आएगा 1,03,800, 3,080। और बेसिक कस्टम ड्यूटी पे आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, ये दिया नहीं होगा, ये लगाना ही है 10%। तो 1,03,080 का 10% कितना आएगा, 10,308। फिर इनको ऐड करने का टोटल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे दिया होगा
ये लगाने के लिए आपका वैल्यू कितना हो गया 10,50,479। इस पे आपको इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना दिया 15%, निकालो 15%, ये आपका आंसर है। ठीक है, नीचे क्या लिखने का है, टोटल ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। अब जिसको हाईलाइट करूँगा ये तीनों के टोटल को हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है। ये रहा, समझ में आया? तो इसको मैं यहाँ पे देखो छोटा कर देता हूँ तो पूरा विजिबल रहेगा आपको। ये देखो ये विजिबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, हम लोग ने ट्राई किया है, थोड़ा सा आपको डल लगेगा, लेकिन ये जो जो एडजस्टमेंट है ये हम लोग ने एक्सप्लेन किया है। ऑलरेडी 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 15 है, तो 14 वीडियो आप देख लो, अभी भी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।